सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ, जिसे दूसरी दुनिया भी कहा जाता है, के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से काफ़ी गंभीर रहे। मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए, सभी का वर्णन यहाँ उचित नहीं। अतः 3 परिणाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, दूसरी दुनिया का पतन शीत युद्ध की समाप्ति पर हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विवाद अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। शीत युद्ध ने दोनों महाशक्तियों की सेनाओं को उलझाया, हथियारों की होड़ शुरू की तथा परमाणु हथियारों को बढ़ावा दिया। परंतु शीत युद्ध के समाप्त होने से ये सब भी समाप्त हो गया और एक नई शांति व्यवस्था का जन्म हुआ। नंबर 2, विश्व राजनीति में शक्ति समीकरण में बदलाव आने की संभावनाएं यह थी कि शीत युद्ध के अंत के समय या तो बची हुई महाशक्तियों का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों का समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर सामने आएगा। इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि इन सबसे अलग अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव आज पूरे विश्व पर है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं इन देशों की सलाहकार बन गई ताकि विभिन्न देशों को कर्ज देकर पूंजीवाद की ओर लाया जा सके। नंबर 3, सोवियत संघ के अंत का अर्थ यह था कि इससे नए देशों का उदय हुआ। इनमें से कुछ देश जैसे बाल्टिक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के साथ जुड़ना चाहते थे, परंतु इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्तों को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए देश सामने आए। आइए अब हम पढ़ते हैं शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी, यह दोनों शब्द आपस में विरोधात्मक है। शॉक का अर्थ जहाँ आघात देना होता है, तो वहीं दूसरी ओर थेरेपी का अर्थ उपचार करना होता है, अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। शीत युद्ध के दौरान बहुत से राज्यों की अर्थव्यवस्था का प्रयोग दोनों महाशक्तियों ने खूब किया। इन राज्यों के संसाधनों का अपने लाभ के लिए इन्होंने खूब आर्थिक शोषण किया। साम्यवाद के पतन के बाद उभरे ये नए राज्य बहुत संकट से गुजरे। तब रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा बनाए गए इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। इस व्यवस्था का मतलब हर देश को पूंजीवाद की ओर मोड़ना था। शॉक थेरेपी की यह मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इनके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। अंत में समाजवाद के समर्थक बहुत से देश पूंजीवाद की ओर खिसक गए। आइए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी जिसका उसने वादा किया था। इसके जो प्रभाव हुए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1,
इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस के लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेच दिया गया। नंबर 2, आर्थिक ढांचे का निर्माण अब सरकार की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। यह कदम उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, उद्योगों की कीमत कम करके उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। रूसी मुद्रा रूबल में भी नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति के कारण लोगों की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। नंबर 4, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया गया। सरकारी रियायतों के खत्म होने से ज़्यादातर लोग गरीब हो गए। बहुत से लोग देश के बाहर चले गए। इसके बाद एक माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई बहुत गहरी होती चली गई थी। आइए अब हम पढ़ते हैं रूस और अन्य साम्यवादी देशों से भारत के संबंध। भारत के लगभग सभी साम्यवादी देशों से अच्छे संबंध हैं, परंतु रूस के साथ संबंध कुछ ज़्यादा ही गहरे हैं, क्योंकि रूस ने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत और रूस के संबंधों का इतिहास विश्वास और साझे हितों का है। भारत और रूस के संबंध इन देशों की जनताओं की अपेक्षाओं से मेल भी खाते हैं। जैसे भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और सोवियत संघ के गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। वे चाहते हैं कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियाँ मौजूद हों, जिन पर सामूहिक जिम्मेदारी हो। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के जरिए हो। हर देश की स्वतंत्र नीति हो और मुसीबत आने पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए। सन 2001 में भारत और रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। रूस के संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत रूस से तेल भी आयात करता है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी उपयोगी साबित हुआ है। अर्थात रूस जो है भारत में परमाणु हथियार बनाने के लिए सहयोग भी करता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें दिए गए ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।